जहां पे दिल्ली से एमसीडी की चर्चा के बाद अब रोज के रोज हम देख रहे हैं कि महंगाई किस तरीके से आपको जकड़ रही है। वहां बात करते हैं आज सीएनजी और पीएनजी की। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि चारों तरफ से महंगाई जो है एक आम इंसान को शिकंजे में सकती जा रही है। इसी कड़ी में रोज़ जहां हम डीजल और पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, रोज़ किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, वहीं आज बात करते हैं सीएनजी और पीएनजी के दामों की। सीएनजी के दाम भी चढ़ने लगे हैं, जहां पे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सीएनजी के दाम ₹2.5 से बढ़ाकर 66 रुपीज़ और 61 पैसे प्रति किलो पर उन्होंने इसे पहुंचा दिया है। वहीं दिल्ली में से सटे नोएडा की बात करें और गाजियाबाद में भी ये दोनों ही जगहों पे पिछले 48 घंटों में जो है सीएनजी की कीमत में करीब ₹5 की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं गाजियाबाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में के लिए जो है सीएनजी की कीमत अब 69 रुपीज़ 18 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं जबकि गुरुग्राम की बात करें तो 74 रुपीज़ 94 पैसे प्रति किलोग्राम यहाँ पर सीएनजी के दाम हो गए हैं। और इससे पहले अगर आईजीएल में देखें तो उन्होंने दिल्ली में सीएनजी की कीमतें सोमवार को करीब ₹2.5 का वहाँ पे इजाफा कर दिया था, जबकि अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। पर अब सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद लोगों का क्या कहना है, ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता दानिश और मुंबई से अभिषेक अवस्थी। इस समय हम दिल्ली के एक सीएनजी पंप पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो करंट जो रेट है पर केजी वो 66.61 पैसा है और ये कल के कंपैरिजन में अभी तक ₹2.5 इसको बढ़ाया गया है। और कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो एक महीने में जो सीएनजी के दाम है उनको 7वीं बार अब बढ़ा दिया गया है और दिल्ली का जो रेट है वो 66.61 है। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में जो बाकी रीजन है वहाँ पे ₹70 तक पर केजी का रेट पहुँच चुका है। जो इसकी जो इम्पैक्ट है वो हर आम आदमी पर पड़ रहा है और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि जिस तरह से सीएनजी बढ़ा है उसका इम्पैक्ट खासकर जो एग्रीगेटर्स होती हैं कैब सर्विसेज की उन पर तो बिल्कुल पड़ा ही है, लेकिन नॉर्मल जो लोग ऑटो भी चलाते हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो और अभी हम ज़रा लोगों से बातचीत करके देखते हैं कि जिस तरह से जो दाम बढ़ रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट इन पर पड़ा है। अब भैया हमने देखा है कि दाम जो है सीएनजी के बढ़ चुके हैं और कल ₹2.5 पर केजी जो दाम उसको बढ़ाया गया और अभी भी 66 रुपीज़ पर केजी है। तो इसका कितना असर आप पर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ रहा है। तो असर हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सीएनजी बढ़ने से, ना तो ओला ओवर रेट बढ़ा रही है और ना ही मतलब सीएनजी कभी ₹2 बढ़ जाते हैं, कभी ₹2.5 बढ़ जाते हैं, कभी ₹5 बढ़ जाते हैं। इसका तो हमारे पास को फैक्ट पड़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। तो इससे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका जो मुनाफा होता है आपका मुनाफा भी कम हो गया होगा, तो उसको भरपूर वापस उसको करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये सीएनजी बढ़ती जा रही है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। सर आपको कितना इसका असर पड़ रहा है? जैसे हमने देखा कि कल इसका मेरे को बहुत असर पड़ रहा है। हमारी कमाई तो वहीं पे है, लेकिन ये सीएनजी का रेट प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहे हैं। 35 रुपये से लेके आज 66 रुपये तक पहुंच चुके हैं और ये इससे हमारा किराया तो वहीं पे है। जो कोई भी कहता है कि मीटर डाउन करो, तो हम कहाँ से देंगे, हम कहाँ से मुनाफा लेंगे? हमारा तो दिन प्रतिदिन लो होते चला जा रहा है कमाई। इसके लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। तो भैया कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो असर है वो हर किसी पे पड़ रहा है, चाहे वो एक प्राइवेट गाड़ी चलाने वाला हो जो सीएनजी की चलाते हो, चाहे ऑटो हो या एग्रीगेटर वाले आप लोग हो। तो आपकी सरकार से क्या गुजारिश रहेगी, क्या किस तरह से सरकार मदद कर सकती है? गुजारिश ये है कि अगर जो रेट सीएनजी के बढ़ रहे हैं तो किराया भी बढ़ना चाहिए ना। अब ₹1000 का हम काम कर रहे हैं उसमें कि ₹1000 के 500-600 रुपये का सीएनजी है, ₹400 रुपया गाड़ी वाला दूँ कि अपने बचा के लेकर जाओ। सुबह से शाम तक मेहनत करता पता चला घर में कि 200-300 रुपये ले जा रहे हैं। 12 घंटा मेहनत करने के बाद अगर तू 200-300 रुपये कमा रहा बंदा अपना घर चलाएगा कि रूम किराया देगा, बिजली किराया किसको देगा बताइए आप। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से सीएनजी के जो दाम अभी बढ़े हैं इसका इम्पैक्ट हर किसी पर पड़ा है, चाहे वो एक
प्राइवेट कोई अपनी गाड़ी चलाता हो, खुद रोज़मर्रा के लिए अपनी गाड़ी यूज़ करता हो सीएनजी की, या एग्रीगेटर वाले हों, या जो लोग ऑटो चलाते हैं वो हों, तो आम आदमी काफ़ी परेशान हुआ है, क्योंकि सारे ही एंड से देखा जाए तो आम आदमी की जेब पर बढ़ते हुए खर्चे बहुत भारी पड़ रहे हैं। और लोगों का यही कहना है, जो लोग सीएनजी भी यूज़ करते हैं डेली, कि उनकी सरकार से गुजारिश है कि अगर सरकार एक हाथ पर सीएनजी के दाम बढ़ा रही है, लेकिन जो लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं ऑटो चलाने के लिए या गाड़ियाँ एग्रीगेटर की गाड़ी चलाने के लिए, उनकी यही गुजारिश है सरकार से कि जहां एक तरफ रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह इनकी कमाई के लिए भी सरकार कुछ सोचे। इनके भी जो रेट्स होते हैं, बेसिक जो रेट्स होते हैं ऑटो को यूज़ करने के लिए, गाड़ी को यूज़ करने के लिए, उसको भी सरकार बढ़ाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि बढ़ते हुए दामों पर सरकार किस तरह से कंट्रोल करती है, और ये जो रशिया और यूक्रेन की जो क्राइसिस हो रही है, उसका जो इम्पैक्ट आया है वो कैसे कम किया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ दानिश आनंद, ET नाउ स्वदेश। लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के एक पेट्रोल पंप पे, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं सीएनजी गैस भराने के लिए टैक्सियां, और जो ओला उबर की टैक्सी चलती है या काली पीली का है वो टैक्सी भर रहे हैं, सीएनजी भर रहे हैं। और अगर सीएनजी की बात करें तो सीएनजी लगभग 7 रुपये से महंगा हो गया है, 67 रुपीस पर केजी हो गया है। फिर सीएनजी के भाव 7 रुपए से बढ़ गए मुंबई में, क्या कहें? अरे ये सब ऐसा लोग जो बढ़ा रहे हैं और कम कम कर रहे हैं। अभी 500 के दिन कम किया था, अभी रात में से एकदम 7 रुपया बढ़ा दिया है। 7 रुपए की बढ़ोतरी कैसे देखते हैं? सर ये सिर्फ चॉकलेट देने का काम 2 दिन किए इन्होंने, और 2-3 दिन में फिर 7 रुपया एकदम बढ़ा दिए। 66 से फिर 1 रुपया बढ़ा के इन्होंने डायरेक्ट 7 रुपया मतलब बढ़ा के ले लिए। 60 रुपया किए, 2-3 दिन रखे, फिर 7 रुपया बढ़ा दिए। ये क्या मतलब हो गया? सीएनजी के भाव घटाए गए थे सरकार द्वारा, लेकिन रातों रात 7 रुपए की बढ़ोतरी सीधा सीधा इनके पॉकेट पर हावी पड़ रही है। तो ये देखा आपने लोगों का रिएक्शन के सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने पर उनका क्या रिएक्शन है। पर अब आपको बताते हैं कि अगर दिल्ली एनसीआर में आपके पास सीएनजी की गाड़ी है तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है और पिछले साल की तुलना में कितना फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से हर जगह जो है सीएनजी के दाम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में देख लीजिए आप, कहीं गाज़ियाबाद में देख लीजिए, तो अलग अलग जगह हाल फिलहाल में ये सीएनजी के दाम जो हैं बढ़ाए गए हैं। इसी के बाद अगर हम देखें कि एक साल में ये दाम किस तरीके से बढ़े हैं, तो जहां आप सीएनजी के 1 किलो के लिए पिछले साल 43 रुपीज़ और 40 पैसे देते थे, अब आपको उतनी ही क्वांटिटी के लिए 66 रुपीज़ 61 पैसे देने हैं। यानी कि एक साल में करीब 23 रुपये से भी ज़्यादा की यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे दाम बढ़ाए गए हैं। अब इसका हम एक सिंपल मैथ्स करते हैं कि आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ा है। अगर सीएनजी का सिलेंडर देखें तो औसतन वो 8 किलोग्राम का होता है, और अगर प्रति किलो के हिसाब से पिछले साल के भाव पर अगर देखें तो इस सिलेंडर को पूरा भरने के लिए आपको अपनी जेब से करीब 350 रुपये बाहर खर्चने पड़ते थे। अगर ये माने कि कितना एवरेज लेती थी तो 1 किलो में आपकी गाड़ी करीब 35 किलोमीटर, सीएनजी का क्योंकि काफ़ी सस्ती होती है तो इतना जो है आप उससे एक बार 1 किलो लीटर से इतना जो है आपकी गाड़ी सफ़र कर सकती है। और इस पूरे सिलेंडर जो आपने फुल कराया है उसको चलने के लिए जो है करीब 280 किलोमीटर आपके फुल सिलेंडर पर गाड़ी जो है ट्रैवल कर सकती है। अगर इसकी कॉस्टिंग पे जाएं तो 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको मात्र 1 रुपये 24 पैसे जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। इसका अगर माने कि आपको रोज़ाना जो है करीब 60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है तो 1 महीने का खर्च जो है आपका करीब 3,500 रुपये आता है। पर हमने अभी आपको क्या बताया कि पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो सीएनजी के दामों में करीब 50% की बढ़त हमें देखने को मिली है। अगर मौजूदा भाव पे देखें ये पूरे सेम कैलकुलेशन के साथ, जहां पे आपके पास 8 किलो लीटर का जो है पूरा सीएनजी का सिलेंडर है, इसको आपको पूरा भरवाना है, रोज़ाना आप करीब 60 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो ये पूरी कैलकुलेशन के साथ जो आपका मंथली खर्च आता है इस सीएनजी के सिलेंडर को लेकर वो 5,000 रुपये से भी ज़्यादा है। जिसके चलते आप देखेंगे कि इन बढ़ते हुए दामों के चलते प्रति महीने आपको अपने जेब से करीब 1,800 रुपये से
भी ज़्यादा जो है वो देना पड़ सकता है और इसी के चलते ये महंगाई की मार जो है वो कस्टमर्स को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सीएनजी के दाम पिछले एक साल में काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। जहाँ पे आप 350 रुपये खर्च कर रहे थे वो पूरे 8 किलो लीटर का सिलेंडर भरवाने के लिए, अब आपको उसके लिए करीब 500 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं और महीने का बजट भी आपका हिलता हुआ नज़र आया है। तो ये थी, हमने आपको बताया कि किस तरीके से महंगाई की मार अब सीएनजी कस्टमर्स को झेलनी पड़ रही है। और अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए महंगाई मीटर की, जहाँ पे सीएनजी के महंगाई के मीटर की बात करें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी का महंगाई का मीटर काफ़ी हाई है। चलिए, पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जहां पे गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का असर पीएनजी की कीमतों पर भी पड़ रहा है। पर अच्छी बात है कि बढ़ोतरी के बाद भी पीएनजी एलपीजी से अभी तक काफ़ी किफ़ायती है। एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते ग्राहक का पीएनजी कनेक्शन लेने में ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं हाल फिलहाल। लेकिन क्या पीएनजी कनेक्शन लेना इतना आसान है? क्या आपके एरिया में पीएनजी की लाइन पहुंची है? और पीएनजी कनेक्शन के रास्ते में क्या है रूस यूक्रेन युद्ध का एंगल? देखिए ये रिपोर्ट में। एलपीजी की बढ़ती कीमतों से घर के सालाना खर्च में 4,320 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, वो भी तब जब आप महीने में सिर्फ एक सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिसंबर 2020 के बाद से एलपीजी के दाम प्रति सिलेंडर करीब 60% तक बढ़ गए हैं, जबकि इसी दौरान पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतें करीब 51% बढ़ी हैं। पर बढ़ोतरी के बावजूद पीएनजी अभी भी एलपीजी से किफायती है। 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले इसकी तुलना करें तो कंज्यूमर को अभी भी करीब 250 रुपए तक सस्ता पड़ रहा है। पर सवाल है कि क्या आपके शहर में पीएनजी कनेक्शन आसानी से मिल रहा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी पीएनजी पाइपलाइन हर इलाके में नहीं पहुंची है। कंपनियां पाइपलाइन वहीं पहुंचाएंगी जहां उनका फायदा दिखेगा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के 11वें राउंड के बाद 88% आबादी पाइपलाइन के दायरे में आ जाएगी। पर आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन कितनी जल्दी पहुंचता है, ये कंपनियों के बिजनेस प्लान पर निर्भर करता है। हालांकि सरकार की योजना काफी महत्वाकांक्षी है। अगले 8 साल में नेचुरल गैस खपत को बढ़ाकर 15% करना है। इसके लिए 407 जिलों में सीजीडी नेटवर्क विस्तार की मंजूरी भी मिल चुकी है। जानकारों की माने तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की रफ्तार इस बात पर भी निर्भर करेगी कि एलएनजी की कीमतें नियंत्रण में हैं या नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध से गैस कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इसकी वजह से घरेलू नेचुरल गैस की कीमतें भी करीब 3 गुना तक बढ़ गई हैं। ऐसे में पाइपलाइन होने के बाद भी कंपनियों के लिए ग्राहक और खपत बढ़ाना तब आसान होगा जब पर्याप्त गैस किफायती दरों पर मिले। प्रकाश प्रियदर्शी, ईटी नाउ स्वदेश। पर महंगाई के मुद्दे की बात हम आगे भी जारी रखेंगे और अब फोकस करेंगे दिग्गज कंपनी HUL पे, जो कि FMCG सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, जहां पे HUL ने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम 2 से 8% तक अप्रैल में बढ़ा दिए हैं। डीलर सोर्सेज के मुताबिक HUL ने इस महीने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं, जहां पे बढ़ती लागत की वजह से कंपनी पिछले 6 से 7 महीने में लगातार दाम बढ़ा रही है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा। कृतिका, बताइए। FMCG मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और हमारे डीलर्स के मुताबिक इस बार जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो 2 to 8% की रेंज में है। तो अप्रैल में कंपनी ने जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं वो है पियर्स, डव, रेक्सोना, हमाम सोप और इनफैक्ट सर्फ एक्सेल और व्हील पाउडर भी। तो जैसे कि पियर 75 ग्राम पैक जो पहले 49 रुपीज़ का था वो 51 रुपीज़ का है। डव 125 ग्राम का बिगर पैक जो पहले 300 का था वो अब 325 रुपीज़ का है। सर्फ एक्सेल 800 ग्राम पैक जो पहले 114 का हुआ करता था वो अब 118 रुपीज़ का है। और इसी तरह से
व्हील 1 kg पैक जो पहले 63 का हुआ करता था वो अब 65 रुपीज़ का है। तो HUL पिछले 6-7 महीनों से लगातार अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा रही है और अब तक उसने करीब 25 से 30% का प्राइस हाइक ले लिया होगा। और ये कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स को झेल रही है, जैसे कि पाम ऑयल कॉस्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पैकेजिंग कॉस्ट का प्राइस बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है। और हमारे डीलर्स के मुताबिक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कस्टमर्स को और भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीजेस को देखना पड़े। धन्यवाद कृतिका, ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। पर जहां महंगाई का मीटर हाई है तो वहीं महाराष्ट्र में महंगाई का करंट भी लगने वाला है। महाराष्ट्र के लोगों को जल्द ही महंगी बिजली का झटका भी लगने वाला है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी MERC ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है, जिसे अगर मंजूरी मिल गई तो आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2022 की मंजूरी के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन में पावर कंपनियां जैसे कि बेस्ट, टाटा पावर, अदानी और MSEDCL को रोज़मर्रा के खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गाइडलाइंस हैं जिसे मंजूरी मिलनी है। इसमें एक बेहद ज़रूरी हिस्सा ये है कि शहर में अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए शुल्क की बहाली की जाए, जहां पे ड्राफ्ट रेगुलेशन में ये प्रस्ताव दिया गया है कि वह बहाली शुल्क का 50% कंज्यूमर्स के बिजली के बिल के रूप में वसूला जाए। उनके बिल में अतिरिक्त खर्च जोड़ा जाए, ऐसा प्राविधान आया है। पर इसी पे आइए और भी बात करते हैं और इस पे आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान जो कि है फाउंडर प्रेसिडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन यानी REPA के प्रोफेसर जी अय्यर। प्रोफेसर जी, मिस्टर अय्यर, आपका बहुत बहुत स्वागत ET नाउ स्वदेश पे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसको पढ़ा, आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्या ऐसे समय में जहाँ पे पावर की शॉर्टेजेस बताई जा रही हैं, हम देख रहे हैं लगातार बिजली के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, खासतौर गर्मी के समय में, क्या इस समय में ऐसा करना उचित है? देखिए, क्या है कि जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उसमें अगर रिफॉर्म्स नहीं लाए जाए, फॉर एग्जांपल स्मार्ट ग्रिड और बाकी इश्यूज के ऊपर काम आपकी क्योंकि और ये उसके अगर फोकस नहीं किया जाए तो MSEDCL हो या महाराष्ट्र की ट्रांसमिशन कंपनी हो, सबको तकलीफ हो सकती है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स इन द कंट्री। तो पैसों की तो केपेक्स की तो जरूरत लगी, तो ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब ये समय की बात कर रहे हैं आप, समय की मैं आज के दिन बता रहा हूं आपको, अवर कोल प्राइसेस इन द वर्ल्ड मार्केट इन स्पेशली द US मार्केट इज $100 पर टन। अब ये क्या है, हाईएस्ट लेवल पे अमेरिका में हो गई है। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर को मार लगेगी। पर फर्क ये क्या है कि वेदर दिस एंटायर मार विल गो टू द मिडिल क्लास, वो सवाल है। तो मिडिल क्लास सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और दूसरी चीज क्या है कि जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड MSME कंज्यूमर है, कमर्शियल, उसको मार लगती है। तो अगर सरकारें थोड़ी इसके बारे में सोचें, क्योंकि दाम तो बढ़ने हैं। जब आपके पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़े तो आई डोंट नो हम लोगों ने इतनी बात क्यों नहीं करी, भारत पे इतनी शोर क्यों नहीं हुई। जब उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो हम ओनली बिजली के ऊपर ही हम इसको आवाज करें कि वहां कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, ये हो नहीं सकता। ऑल द इनपुट कॉस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी आर राइजिंग, स्पेशली फॉर कोल बेस्ड पावर प्लांट। एंड महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा कैपेसिटी थर्मल का है। उनके पास रिन्यूएबल एनर्जी, दे आर नॉट द नंबर 1 रिन्यूएबल स्टेट, दे आर द नंबर 4 और नंबर 5 रिन्यूएबल स्टेट इन द कंट्री। सो देयरफॉर चैलेंजेस तो हैं। तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखूंगा कि कॉस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी जरूर। और एक और मैं फिगर देना चाहता हूं, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इन जर्मनी इज क्लोज टू 40 to 45 रुपीज अ यूनिट। तो हम उस लेवल पे नहीं गए हैं। आज भी हमारी डोमेस्टिक कॉस्ट अबाउट 8 to 10 रुपीज है। तो ये बात है। सो वी हैव टू गेट चीपर सोर्सेज जस्ट लाइक सोलर या हाइड्रो पावर। अभी मैं लोगों को लगता है हाइड्रो कॉस्टली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुभाषश्री बन रही है असम में, इट विल बी द बिगेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन द कंट्री, 2000 मेगावाट की। ये डिले हुई पर इसकी बिजली प्रोडक्शन कॉस्ट 1 रुपए की है।
तो जो मिथ्स है ना कि हाइड्रो इज कॉस्टली, भाई केपक्स 9 करोड़ 10 करोड़ पर मेगावाट है, ये सब सही नहीं है. सो आई फील समवेयर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड ऑल दीज हु हैव वाटर रिसोर्सेज, तो हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करनी है. लॉन्ग रन में आई थिंक वी विल बी एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट. अब ये टेम्पररी राइज है, इसको फेस करना पड़ेगा. और अब ये है कि ये कौन फेस करेगा, क्या ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर फेस करेगा या ये डोमेस्टिक कंज्यूमर फेस करेगा, दैट इज द क्वेश्चन. जी देखिए, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं और देखिए सरकार अगर इस पे निर्णय लेती है तो कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं वो चुकाना तो पड़ेगा. पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो अभी ड्राफ्ट रेगुलेशन में आया है कि 50% बहाली शुल्क का जो है 50% जो है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाए, कितना बड़ा होता है ये खर्च? और अगर 50% अगर वो पास ऑन होता भी है तो कंज्यूमर्स पे इसका कितना असर आते हुए देख सकते हैं हम? क्योंकि देखिए कंपनीज ने तो अपने तरफ से दाम बढ़ाए थे, पर महाराष्ट्र की बात करें तो उन्होंने कैप लगा दी थी. यानी कि सरकार चाहती थी कि इतनी तेजी से दाम ना बढ़े, इसको एक नियंत्रण करके धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाए, उस पे वो पास ऑन किया जाए. बट ये अगर ड्राफ्ट रेगुलेशन हो जाता है तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर इसका कितना असर हो सकता है? देखिए, आई एम वेरी क्लियर, ये क्या अलार्मिंग पोजीशन तो नहीं है. अगर ये लॉजिकली देखें तो 50 पैसे और 75 पैसे पर यूनिट तो लॉजिकली हो सकता है. पर जनरली क्या होता है, आप महाराष्ट्र की खाली क्यों बात कर रहे हैं, सारे देश के डिस्कॉम्स की बात करिए. सारे आज 10 लाख करोड़ की लॉस है डिस्कॉम्स के अंदर, एक्यूमुलेटेड ऑल ओवर द कंट्री, और इसको सरकार 2.5 लाख करोड़ की रिलीफ दे रही है. अब ये 3 टाइम दे चुकी है, 10 लाख करोड़ ऑलरेडी दे चुकी है. तो ओनली वाई क्वेश्चन महाराष्ट्र, वाई नॉट लुक एट द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, कैप द डिस्कॉम थिंग, एक फंड क्रिएट करिए जो इमरजेंसी फंड हो और सभी डिस्कॉम्स को लो इंटरेस्ट में वो फंड दिया जाए. तो हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा. ब्लेम गेम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. जी प्रोफेसर अय्यर, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए. उम्मीद है कि कंपनीज भी एक कोलैबोरेटेड मैनर में ये जो प्राइस इंक्रीज़ है उसको ले और कंज्यूमर्स पे इसका कम असर पड़े. अब जो ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी हुआ है उस पर क्या निर्णय आता है वो तो ज़रूर देखना पड़ेगा. पर आज की इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के बाजार की बात कर लेते हैं, जहां पे आज दूसरे दिन बाजार पर बिकवाली हावी होती हुई दिखी, जहां पे ग्लोबल संकेत इतने अच्छे नहीं थे, जिसके चलते काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद आज दूसरा दिन था जहां पे आज भारतीय स्टॉक बाजार गिरते हुए नजर आए. पर कौन से ऐसे स्टॉक्स और शेयर्स आज एक्शन में रहे और मार्केट में किस तरीके का और ब्रॉडर इंडेक्स से एक्शन देखने को मिला, ये पूरी डिटेल्स लेकर मेरी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. प्रियंका, बताइए. हम एक गैप डाउन के साथ खुले और इसके बाद हमने देखा कि वो गैप जो था, जो एक प्रेशर था बाजार पर, वो एक सस्टेन देखने को मिला. बड़े रीजंस उसके वजह से थे. मंडे को हमने मर्जर के बाद देखा जिस तरह से HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, इनमें एक तेजी देखने को मिली थी. उन्हीं ने प्रेशर बनाया. नहीं, HDFC बैंक आज वीक था, रीबैलेंसिंग का एक रीजन था. पूरे बैंकिंग स्टॉक्स आज आपको वीक दिखाई दिए और उन्होंने प्रेशर बनाया जिसकी वजह से बाजार को नीचे ड्रैग करे. लेकिन कुछ स्पेसेस थे जिसमें क्लियरली आपको वन साइडेड मूव दिखे और वो थे, उनमें से थे पावर, ऑयल एंड गैस स्पेसेस. पावर स्पेस को अगर आप देखें, क्योंकि गर्मी का जो एक बड़ा ट्रिगर है कि 122 साल में पहली ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी इस साल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई होगी, पूरा पावर स्पेस बाजिंग है. प्लस यहाँ पॉलिसी रिफॉर्म्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं जिसके चलते आप टाटा पावर, अदानी पावर, NTPC, पावर ग्रिड, सारी पावर ट्रांसमिशन हो, जनरेशन हो, एक्सचेंजेस हो, कमिश्निंग हो, इन सभी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली. इसके अलावा गैस स्टॉक्स आपको तेज दिखाई दिए. कोल इंडिया आपको तेज दिखाई दिया क्योंकि कोल की डिमांड जाहिर तौर पर बढ़ेगी. तो कमोडिटी प्राइसेस के चलते आपने मेटल स्टॉक्स, एल्यूमिनियम के काउंटर्स यानी वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, वहां पर भी एक तेजी देखी. मेटल स्टॉक्स आज फिर से रिबाउंड करते हुए दिखाई दिए. तो ये कुछ स्पेसेस है जहां पर आपको क्लियरली एक्शन देखने को मिला. FNO स्पेस में भी आप बात करें, निफ्टी के आपके टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें NTPC, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स से. कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स आपको फर्टिलाइजर स्पेस से जैसे UPL निफ्टी काउंटर्स में आज फिर से आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिए. FNO स्पेस में आपको ओपन अप थीम के काउंटर्स जैसे कि आदित्य बिरला फैशन वीक हो या आदित्य बिरला का स्टॉक हो या फिर स्टॉक्स लाइक डेल्टा कॉर्प हो, यहाँ पर आपको फिर से एक तेजी देखने को मिली. तो ओवरऑल आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा, सेक्टर स्पेसिफिक इनफैक्ट एक्शन दिखाई दिया. IT थोड़ा सा आज प्रेशर में जरूर है, लेकिन मिड कैप IT में एक फिर से एक रीबाउंस की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं. और 17,800 जो एक बड़ा सपोर्ट है उसके पास ही बाजार बंद हुआ है. इसे कंसोलिडेशन की तरह मार्केट देख रही है, एक्सपर्ट्स देख रहे हैं और फिर से वी
वी शुड बी इन फॉर अनदर टेक्निकल बाउंस। इस तरह का व्यू मार्केट्स पर एक्सपोर्ट्स का बन रहा है। तो और आज ये 17,800 एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाजार बंद हुआ। धन्यवाद प्रियंका, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने देने के लिए। तो ये था बाजार से आज का जुड़ा एक्शन। पर कल की बात करें तो एक शेयर पे ज़रूर फोकस होगा और वो होगा जी एंटरटेनमेंट, जहां पे इन्वेस्को जी में करीब 7.8% हिस्सेदारी अपनी बेचने जा रही है और कोटक बैंक की मदद से ये डील पूरी होगी। इन्वेस्को जो है 270 से लेकर 290 प्रति शेयर के भाव पर जी एंटरटेनमेंट में हिस्सेदारी बेच सकती है और इस हिस्सेदारी को बेचने से 2,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, जो कि इन्वेस्को के खाते में जाएंगे। अब इन्वेस्को जी एंटरटेनमेंट में सबसे बड़ा निवेशक है, इसके पास जी एंटरटेनमेंट की 18% हिस्सेदारी है और अगर हम देखें तो कई समय से ये इनकी जो पूरी डील थी काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि जी के एमडी और सीईओ को हटाने के मुद्दे पर इन्वेस्को का प्रमोटर्स के साथ विवाद हुआ था। इन्वेस्को ने ईजीएम बुलाने को लेकर कानूनी लड़ाई तक लड़ी और अब इन्वेस्को ने जी एंटरटेनमेंट में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। आज अगर देखें तो स्टॉक में करीब 3% की गिरावट थी और कल देखेंगे तो इन्वेस्को जो है 270 से लेकर 290 के भाव पे के बीच में ये अपनी हिस्सेदारी बेचने जा सकता है। और आज की अगर बात करें तो रुचि सोया पे भी आज बाजार का काफ़ी फोकस था, क्योंकि रुचि सोया एफपीओ के निवेशकों को शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। डीमैट में शेयर पर कब तक आएंगे, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। रुचि सोया शॉली एक स्टॉक है जो फोकस में है। हमने देखा था कि कल के क्लोजिंग जो 875 रुपीज़ की थी, आज वो ओपन हुआ था सिर्फ 706 रुपीज़ पे। ओवरऑल ये एफपीओ की टाइमलाइन की बात करते हैं नाउ, कल हुई थी अलॉटमेंट एफपीओ की, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 5 अप्रैल को। आज है इनिशिएशन ऑफ रिफंड 6 अप्रैल। कल देखेंगे कि क्रेडिट हो जाएगा ये शेयर सबके डीमैट अकाउंट में, वो है 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को होगी एफपीओ की लिस्टिंग। नाउ ओवरऑल बोर्ड ने कल अप्रूव किया था 6.61 करोड़ शेयर्स की अलॉटमेंट, जो है ऑब्वियसली 4,300 करोड़ रुपीस की जो फंड रेस की वो बात कर रहे थे और जिसकी वजह से एफपीओ हुआ था। और इसकी जो प्राइस बैंड की बात करते हैं, ये प्राइस बैंड जो है क्या डिसाइड हुआ था 615 टू 650 रुपीज़। इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखा था हमने स्टॉक में, काफ़ी प्रेशर देखा था आते हुए। आज तो प्रेशर देखा ही था पर रिकवरी हो चुकी है काफ़ी, अभी देखें तो स्टॉक में आज के लोस से। ओवरऑल ये जो डाइल्यूशन हो रहा है इक्विटी का, वो अराउंड 22% की इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है। पर शॉली ये एफपीओ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो वॉच आउट करने के फैक्टर के लिए है और रुचि सोया का स्टॉक शॉली फोकस में भी है। धन्यवाद मिनी, ये सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पर अब बात करते हैं आईडीएफसी लिमिटेड की, जहां पे आईडीएफसी लिमिटेड का म्यूचुअल फंड कारोबार बंधन ग्रुप खरीद सकता है। और इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज पोदार। पंकज, बताइए। हमें हमारे सूत्रों से, जैसे हमने कहा है, पता चला है कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जो एक एएमसी का पार्ट है और आधा जो आईडीएफसी का एएमसी बिजनेस है वो एक डाइवेस्टमेंट प्रोसेस में था। ये सितंबर 21 में बोर्ड ने अप्रूव किया था। उसके बाद ये फाइनल लैप में आ गया है और हमारे सूत्रों के अनुसार बंधन ग्रुप और इन्वेस्को अग्रेसिव थे, उसमें से बंधन ग्रुप ने ज़्यादा अग्रेशन दिखाया है और वो इसके लाइकली कंटेंडर है। 4,550 करोड़ इज़ द डील साइज जो हम पिकअप कर रहे हैं। 1.2 लाख करोड़ का इनका स्पेस है। आज हम ये वापस रिविजिट इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अक्रॉस द पिंक पेपर्स, अक्रॉस वेबसाइट्स वापस से ये स्टोरी आ रही है। हमने आपको ये 2 दिन पहले बताया था कि हमारे सूत्रों के अनुसार बंधन ग्रुप अलॉन्ग विद अ कंसोर्टियम इज लुकिंग एट द टॉप कंटेंडर फॉर दिस आईडीएफसी बिजनेस। और आज ये बहुत सारे पिंक पेपर्स और बहुत सारे वेबसाइट्स पे फॉलो हुआ है। तो चलिए, इस एक्सक्लूसिव खबर के चलते आईडीएफसी लिमिटेड और साथ ही बंधन ग्रुप ऑफ शेयर्स भी फोकस में रहेंगे। पर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, जिनको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे केंद्र सरकार के पीएलआई स्कीम के बाद राज्य सरकारें भी अब कंपनियों को फिस्कल सपोर्ट का ऑफर दे रही हैं। इस खबर के एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी खुशबू। खुशबू, बताइए।
भारत को अब इंतज़ार है कि कब भारत में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी और जो सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं उनमें थोड़ी नरमी लाई जा सकेगी। हालांकि जो सेंटर अपनी फ़ायदे या अपनी PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव या फिजिकल सपोर्ट दे रही है, उसके साथ ही अब स्टेट्स भी हैं वो भी आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर फैब यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएँ। हमारी जानकारी के मुताबिक उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक ये 3 राज्य हैं जिन्होंने 25 से 30% तक के फिजिकल सपोर्ट की बात की है प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। साथ ही गुजरात की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने भी 12 से 15% की रेंज में सपोर्ट देने की बात कही है। हालांकि गुजरात के लेकर ये भी बात बता दें कि एक फैब यूनिट जो है, एक जो 3 कंपनी को मंजूरी मिली है उनमें से एक कंपनी यहाँ धुलेरा में अपना प्लांट लगाने को लेकर बातचीत तेज़ में है। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ज़रूर गुजरात में एक फैब यूनिट देखने को मिलेगी। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जो भी इन कंपनियों के साथ चर्चा में हैं ताकि वहाँ पर फैब यूनिट लगाई जा सके। कंपनीज चाहती हैं कि वो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 70% इंसेंटिव्स या फिर फिजिकल सपोर्ट के तौर पे हासिल कर सके। इसमें से बात बता दें कि जो केंद्र की तरफ से मैक्सिमम सपोर्ट दिया जा रहा है वो 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का दिया जा रहा है सर्टेन टाइप्स ऑफ वेफर्स के लिए। अगर हम टाइमलाइंस की बात करें कि कब तक हम देख सकते हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी, तो जुलाई तक ये उम्मीद है कि सरकार की तरफ से अप्रूवल्स जो ज़रूरी मंजूरियाँ हैं वो मिल सकती हैं, चुनाव किया जा सकता है कंपनीज़ का, और अगर जुलाई तक आ जाती है मंजूरी तो इस साल के अंत तक ग्राउंड ब्रेकिंग यानी प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो देखने को मिल सकता है। और अगर प्रोजेक्ट कब तक पूरे होंगे तो 2025 से 2026 के आसपास प्रोडक्शन वाकई में शुरू होता दिखाई दे सकता है। तो चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पे नज़र डालते हैं, जहां पे अब आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है आने वाले समय में मार्केट्स के ऊपर। जहां पे आज हमने बात की हेलियोस इंडिया के CEO दिनशॉ ईरानी से, जिन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा कि अब भी बाजार में सावधान रहने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक अगर कहीं मौके हैं तो ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियों में निवेश के काफ़ी बेहतर मौके हैं, तो उन पे आप ज़रूर नज़र रखिए। पर इसके अलावा उनका क्या नज़रिया है मार्केट्स पे, आइए सुनते हैं। एक्चुअली जो हमने जो एक्यूमुलेट किया वो तो कर लिया, पर अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए बाजार में, और हम भी वही कर रहे हैं, हम भी थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। क्योंकि अभी ये साल जो आउटलायर इवेंट्स होते हैं जो आपके बड़े कम होते हैं पर फिर भी जो आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो इस बार बहुत ज्यादा हो गए। जैसे स्टैटिस्टिक्स में उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व बोलते हैं, जिसमें टेल्स जो होती है बड़ी मोटी होती है, मतलब उसमें इवेंट्स जो होते हैं आउटलायर इवेंट्स वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो अभी ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं साल में, इसलिए अभी हमें ऐसा लगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके डिसीजन लेने का प्रोसेस थोड़ा थम जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा क्वेश्चन में आने लगता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट्स है वो आसानी से भी नहीं जा रहे हैं। मतलब आप जैसे यूक्रेन की वॉर की बात है, वो ठीक है, आई मीन सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि वॉर थम जाए, अभी आज ही बंद हो जाए। पर अभी वो भी होने के बावजूद सैंक्शन तो जाने वाले हैं नहीं रशिया पे, क्योंकि पूरी दुनिया बड़ी खफा है उनसे, तो वो सैंक्शन आसानी से जाएंगे नहीं। वो नहीं हुआ तो आपकी कमोडिटी प्राइसेस इन्फ्लेटेड ही रहेंगी, और वो भी एनर्जी ड्रिवन कमोडिटीज है जो सीधा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, सीधा कंज्यूमर को इम्पैक्ट करती है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर सेक्टर्स की, जहां पे पावर सेक्टर में मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है, वहीं सप्लाई को लेकर भी स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच पावर सेक्टर कितना पावरफुल नजर आ रहा है, डिम्पी हमारे साथ इसी पर खास रिसर्च लेकर जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए। डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 122 साल की भीषण गर्मी हो सकती है, और इसी के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। खैर तैयार आपको भी होना, और पावर कंपनीज भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि वो पावरफुल सेक्टर के तौर पर उभर सकती हैं। खैर आपकी स्क्रीन पर सारी वो कंपनीज दिख रही होंगी जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया सिर्फ अप्रैल के महीने में। अभी तो गर्मी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, रिटर्न अब आपको बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26%, 15%, 18% के रिटर्न है। पावर सेक्टर में मजबूत डिमांड है, एक सबसे बड़ी बात है, और इसके अंदर जो गर्मी जो है इसके अंदर और तड़का लगा रही है, जो 122 साल में सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। अगर आप
लोड फैक्टर के हिसाब से भी देखेंगे तो 60% होने की उम्मीद है FY23 में थर्मल पावर का लोड फैक्टर, यानी कि थर्मल कंपनीज के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो सकता है। पावर कंपनियों को कोयले की सप्लाई में प्राथमिकता मिलेगी। दिक्कत यहाँ पे आती है कि फिर आप कोयल सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन पावर में कोल की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए कोल इंडिया की सप्लाई बढ़ जाएगी। 3 महीने के लिए नॉन पावर के लिए कोयले की नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, ताकि सरकारें सुनिश्चित कर दे कि अगर गर्मी बढ़ रही है, पावर की कंपनीज की दिक्कत आएगी, तो उसको हम कोयले की दिक्कत से जोड़ेंगे नहीं, उसको हम खत्म करेंगे। कोयले की कीमतों में बढ़ने का असर कंपनी पर सीमित है। काफ़ी हद तक उनके मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे वो भी सीमित ही आपको दिखेंगे, उसमें कुछ खास बड़ा दिक्कत या फिर अनुमान नहीं बढ़ाने का बात आ रही है। ये ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन पर भी हमने निकाला कि इनके 5 साल के औसतन वैल्यू और इनकी फॉरवर्ड पीबी वो क्या कहती है। अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी और टोरेंट पावर, ये सारे के सारे वैल्यूएशन पर इस समय आपको काफ़ी बेहतर दिख रहे होंगे। उसमें आप 2 सरकारी कंपनी जो कि एक पावर थर्मल से जुड़ी हुई है और एक हाइड्रो से जुड़ी हुई है, NHPC NTPC, उसकी भी वैल्यूएशन देख पा रहे होंगे। पावर के लिए ट्रिगर क्या क्या आगे चल के सरकार एक तो अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, इसमें बदलाव करना चाहती है। सरकार राज्यों के डिस्कॉम्स को जो कि बिजली सप्लाई करते हैं, बिजली वितरण में रहते हैं, उसका निजीकरण में आगे थोड़ा बढ़ना चाहती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन का जो घाटा है उसको भी थोड़ा कम करना चाहती है। उसके लिए स्मार्ट मीटर्स की मुहिम पिछले 3 साल से सरकार चला रही है और राज्यों को भी बोला गया कि आप थोड़ा और चौकसी बरतें। मार्च में बिजली की मांग 6 महीने में अब तक सबसे ज़्यादा है। ये CLSC की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि 122 साल की जो गर्मी बढ़ेगी उसका असर आपको और डिमांड में बढ़ता हुआ दिखेगा। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया पावर कंपनीज की सप्लाई बढ़ाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई थी। NTPC का भी मार्केट शेयर बढ़ा है और आप NTPC का प्राइस एप्रिसिएशन देख लीजिए, पिछले 4 दिन में बहुत ज़बरदस्त हुआ है। रेगुलेशन का दखल, कीमतें बढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बेनिफिट आगे चल के पावर कंपनीज को मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद डिम्पी, ये पूरी रिसर्च हमारे दर्शकों के लाने के लिए। पर आज भी देखिए तो पावर स्टॉक्स काफ़ी बजिंग थे और कल भी उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। देखना काफ़ी अहम होगा कि आने वाले समय में इनकी किस तरह की चाल देखने को मिलती है। पर अब आगे बात करें कल की, तो कल के दिन आपको एक नया एप्लीकेशन मिलने वाला है, जहाँ पे Amazon, Paytm, फ्लिपकार्ट और कई तरह के ऐप को टक्कर देने के लिए टाटा अब अपना ऐप लेकर आ रहा है, जिसे टाटा सुपर ऐप कह रहा है और जिसका नाम है टाटा न्यू। टाटा इसे 7 अप्रैल को लॉन्च करेगा, पर क्या होगा इस सुपर ऐप में और दूसरे ऐप से ये कैसे अलग होगा, देखिए खुशबू तिवारी की ये रिपोर्ट में। फोन में स्पेस कम है और ऐप्स ज्यादा। एक फूड ऑर्डर करने के लिए, एक ग्रोसरी के लिए, एक फैशन शॉपिंग के लिए, कुछ ट्रैवल बुकिंग्स के लिए और तो और UPI पेमेंट्स के लिए भी अलग से ऐप। इन सब को सिर्फ एक ऐप में समेटने आ रहा है ऐप्स का सुपर ऐप टाटा न्यू। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग हो या फिर पेमेंट्स, सभी सर्विसेज के लिए टाटा ग्रुप ने अपने नए सुपर ऐप नियो के लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। 7 अप्रैल से टाटा न्यू ऐप एंड्रॉइड और iOS यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। इस लॉन्च से टाटा का सीधा मुकाबला होगा Amazon और जियो जैसे ब्रांड्स के साथ। टाटा न्यू ऐप से लोग ग्रोसरी की खरीदारी से लेकर ट्रैवल तक के प्लान्स बना पाएंगे। टाटा न्यू ऐप पर कस्टमर्स को टाटा के ब्रांड से शॉपिंग पर ढेरों ऑफर्स मिलेंगे। ऐप पर ही बिग बास्केट, क्रोमा, टाटा क्लिक, वेस्ट साइड, एयर एशिया, विस्तारा जैसे ब्रांड्स के ऑफर्स की जानकारी भी मिलेगी। इन सब के साथ ही यूजर्स ऐप के जरिए टाटा के मेडटेक स्टार्टअप 1mg के जरिए हेल्थ टेस्ट बुक करवा सकेंगे। IHCL होटलों और टाटा ग्रुप के रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कर सकेंगे। इसके साथ ही क्यूमिन से खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे। ग्राहक चाहें ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर स्टोर्स पर जाकर, इस सुपर ऐप के जरिए वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जीत पाएंगे। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को न्यू कॉइन्स का नाम दिया गया है। एक न्यू कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर होगी और उसे अगली शॉपिंग में रिडीम किया जा सकेगा। अब जमाना डिजिटल पेमेंट का है, तो शॉपिंग की पेमेंट भी डिजिटल ही होनी चाहिए। इसीलिए टाटा न्यू पर UPI पेमेंट्स के लिए टाटा पे की भी सर्विसेज होंगी, यानी कि दुकानों पर QR कोड स्कैन कर इस ऐप के जरिए आसानी से पेमेंट हो जाएगी। ग्राहक DTH, बिजली, पानी, गैस,
ब्रॉडबैंड जैसे बिल का भुगतान और मोबाइल रिचार्ज भी इस पर आसानी से कर पाएंगे। यूपीआई से पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा तो होगी ही, साथ ही ईएमआई जैसे ऑप्शंस भी होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टाटा ग्रुप के कर्मचारी इस सुपर ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि 7 अप्रैल को लॉन्च से पहले इसे पूरी तरह से टेस्ट कर लिया जाए। टाटा की सुपर ऐप के लॉन्च होने के बाद मार्केट में पहले से मौजूद दूसरी फिनटेक कंपनियों को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। टाटा के लिए उसका सुपर ऐप क्या मायने रखता है, इसका पता ऐसे चलता है कि टाटा डिजिटल ने इस सुपर ऐप के लिए टाटा ग्रुप से $500 मिलियन की फंडिंग का इस्तेमाल किया है। शुरुआत में टाटा न्यू ऐप की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स और एक्सक्लूसिव ऑफर्स देकर ट्रैफिक लाया जाए यूज़र्स का, लेकिन आगे चुनौती होगी कि इस ट्रैफिक या इस नए यूज़र बेस को कैसे अपने पास रिटेन करके रखें। और इस एरिना में जितने भी नए कॉम्पिटिटर्स उभर कर आ रहे हैं और जो कॉम्पिटिटर्स पहले से हैं, उनका मुकाबला करने में ये ऐप कितना कामयाब होगा। खुशबू तिवारी, ET Now स्वदेश। कल ज़रूर नज़र रखनी होगी टाटा जब अपना ये सुपर ऐप लॉन्च करता है। पर चलिए अब इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया और बिजनेस जगत की बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार। चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब